बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। बॉटनी के अतबार से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हमने बात करनी है क्रोमोसोम्स पर और डीएनए पर। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जी? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वॉल्टर फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इनको क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था जी। वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। और इसका जो नाम है क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। क्रोमो का मतलब है ना, ये जो वर्ड है क्रोमो, इसका मतलब होता है कलर्ड। और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। तो नाम इसका गलत रखा गया है। नाम इन्होंने जो है, जब इन्होंने वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको देखा था तो उनको ये कलर बॉडीज की शक्ल में नजर आ रहे थे, तो इन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम रखा। लेकिन एक्चुअल में क्रोमोसोम्स का कोई कलर नहीं होता। लिहाजा नाम क्या है इसके एतबार से गलत है। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, पहले ये समझते हैं जी। सपोज करें जी, हमारे पास ये एक सेल है, एनिमल सेल कह लेते हैं आप। ये एक एनिमल सेल है और हम जानते हैं जी कि हमारे पास एनिमल सेल में सेंटर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास एक एनिमल सेल है और ये उसका न्यूक्लियस मौजूद है। आम तौर पे जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर इस तरह उलझी हुई सी पतली थ्रेड लाइक धागे की नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वुवन टाइप का उलझा हुआ, जैसे आपके होते हैं ना, ऊन होता है या धागा ले लें आप और धागा खोल दें आप, या आप एक प्याली लें और उसमें नूडल डाल दें, क्या होगा? बड़ा वुवन मिक्सअप टाइप का जो है वो चीज मौजूद होती है। तो जिस तरह प्याली के अंदर नूडल्स होती हैं, आप देखेंगे तो काफी मिक्सअप हुई भी होती है, आप काउंट नहीं कर सकते कि वो कितनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास इस न्यूक्लियस के अंदर एक टेंस वुवन टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, पतले से धागे नुमा। उनको हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडीज। इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन बॉडीज। तो क्रोमेटिन बॉडीज क्या हो गई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। व्हाट आर क्रोमेटिन बॉडीज? क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं इसको हम। क्रोमेटिन बॉडीज क्या हो गई थी, मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्रोमेटिन बॉडीज आर, एक मिनट मैं ये सही कर दूँ, हाँ। थ्रेड लाइक, पहली बात, थ्रेड लाइक यानी कि धागे की तरह का स्ट्रक्चर होते हैं ये। टेंस मतलब छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा मौजूद होंगे। हाईली इंटरवोवेन यानी कि आपस में उलझे हुए होंगे। हाईली इंटरवोवेन नेटवर्क है ये। स्ट्रक्चर है किसके अंदर? इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडीज या क्रोमेटिन नेटवर्क। तो अगर आप किसी भी एनिमल सेल को लें और उसका न्यूक्लियस जब आप झांकेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर धागे की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो इंतहाई टेंस होंगे, बहुत ज्यादा इंटरवोवन होंगे। उनको आप कह रहे होते हैं क्रोमेटिन बॉडीज। बट ये कब होते हैं? ये कब मिलेंगे आपको? जब आपका सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब हमारा सेल डिवाइड होना शुरू करता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जब आपका सेल, एनिमल सेल डिवाइड होना शुरू करेगा, तो पहले यहाँ पे सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका सेल हो गया और ये अगेन उसका न्यूक्लियस आ गया, वही न्यूक्लियस जो भी हम बात कर रहे थे। अब जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो ये जो आपके पास क्रोमेटिन बॉडीज है, ये आपस में कंडेंस होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये कंडेंस होंगे आपस में ये जो उलझे हुए हैं, ये मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा मोटे शेप में आ जाएंगे। इतने मोटे शेप में कि अब आपको वो विजिबल हो। याद रखिएगा, ये जो क्रोमेटिन बॉडीज हैं ये इतनी इजीली विजिबल नहीं होती। आप माइक्रोस्कोप से देखें, आपको माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे। पतले हैं ना बहुत, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि ये पतले। ठीक है, ये ऐसे हैं, ऐसे पतले से हैं जी, ये नजर नहीं आते। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो जिस तरह आपके पास धागा होता है और आप उसको गिट्टी में लपेट देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपके पास क्रोमेटिन नेटवर्क है या क्रोमेटिन बॉडीज है, ये ऐसे जो है वो अपने आप को कंडेंस करेंगे। इसको हम कहते हैं कंडेंस।
ये अपने आप को ऐसे एक दूसरे के गेट रैप करती हैं, क्वाइल करना शुरू कर देंगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना सोलिनॉइड, इस तरह की क्वाइलिंग शुरू कर देती हैं। और अब ये थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर नहीं बन गया, देखें अब ये काफी मोटा सा स्ट्रक्चर बन गया है और अब ये विजिबल होगा। इसको फिर हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अब ये आपको विजिबल शक्ल में नजर आ रहे होंगे, इस तरह एक्स की शक्ल में नजर आ रहे होते हैं, थोड़े से मोटे मोटे। और अब ये विजिबल भी होंगे, नजर भी आ रहे होंगे, और एक्स शेप नजर आ रहा होगा आपको ऐसा। तो अब इस फॉर्म में हम क्रोमेटिन बॉडीज को कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं हम इनको? क्रोमोसोम्स। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा उस वक्त ये क्रोमेटिन बॉडीज है, खुली हुई है, नजर नहीं आ रही, उस वक्त हम इनको क्रोमेटिन बॉडीज कहते हैं। और जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो ये कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंस होने के बाद ये विजिबल हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, नजर आ रही होंगी। किस शेप में नजर आ रही होंगी? एक्स की शेप में नजर आ रही होंगी। अब हम इनको कहेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, तो तैयार है क्रोमोसोम्स। अब जरा क्रोमोसोम्स की कुछ कैरेक्टर्स बताता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, ये जो हमने करा है ये क्या है? ये कंडेंसेशन है, इस पर हम फर्दर बात करेंगे। बट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। coiling of chromatin bodies into chromosome is called condensation. coiling of chromatin bodies या किसी भी चीज की coiling कंडेंसेशन कहलाती है। अच्छा, अब जरा हम करेक्टर्स देखते हैं कि क्रोमोसोम्स की कुछ खास बातें बताता हूं मैं आपको। पहली खास बात, इन अ सिंगल स्पीशी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट। किसी एक सिंगल स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। इन अ सिंगल स्पीशी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कांस्टेंट। ठीक है जी, यानी किसी एक सिंगल स्पीशी की बात करें, जैसे अगर आप इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होगी। बंदरों की बात करें, बंदरों में क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होगी। पौधे की बात करें, किसी एक प्लांट की, जैसे फर्न प्लांट की बात करें, तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल स्पीशीज कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46, 46। यानी इंसानों के अंदर इसकी तादाद है फिक्स। अब ये इंसान चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, और उसके फिर तमाम सेल्स में किसी भी सेल को आप ले लो, सर के सेल को ले लो, पैर के सेल को ले लो, हड्डियों के सेल को ले लो, गोश्त के सेल को ले लो, गैमेट्स को छोड़ के। हाँ, गैमेट्स अलग मामला है, वो मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि वो मेयोसिस से गुजरते हैं, क्रोमोसोम आठ हो जाते हैं। तो इंसान कहीं का भी इंसान हो, किसी भी एज का इंसान हो, और उसकी जिस्म के किसी भी सेल को आप ले, आपको उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद मिलेगी 46। सिमिलरली फर्न पौधा होता है, फर्न पौधा आपने फर्स्ट ईयर में बारे में पढ़ा होगा जी। फर्न पौधे के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 1000, 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस फर्न पौधे के आप किसी भी हिस्से को, लीफ के सेल ले लें आप, इसके स्टेम के सेल ले लें, इसकी रूट्स के सेल ले लें आप, या फर्न आपका पाकिस्तान का है या कहीं और का है, आप उसके किसी भी सेल के, फर्न के किसी भी सेल को उठाओगे, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स कितने? 1000। तो ये जी पहली बात कि एक स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है फिक्स। क्रोमोसोम्स की तादाद काउंट कर लो, आप पहचान जाओगे किसका सेल है। अगर आपने देखा एक सेल है, उसके अंदर आपने क्रोमोसोम्स काउंट किया 46 आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो इंसान का सेल है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन ईच सेल्स एक्सेप्ट द गैमेट्स। एक बात। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली देखें क्रोमोसोम को, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली यानी कि उसको बाहर दिखने के एतबार से एक्सटर्नल देख रहे हैं उसको, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो किस तरह का नजर आता है जी? लेट मी सी। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम को देखें, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम क्रोमोसोम को देखें, तो क्रोमोसोम हमारे पास वैसे तो आपको ऐसे एक्स फॉर्म में नजर आएगा। मैंने अभी आपको न्यूक्लियस में जब कंडेंसेशन की थी तो मैंने आपको कहा था कि वो आपको कैसे नजर आएगा जी? ऐसे एक्स फॉर्म के अंदर। लेकिन एक्चुअल में आपका क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम की बात करें तो वो ऐसा होता है, नॉट एक्स बल्कि आई, या लंबाई 1। फिर ये एक्स क्यों है? ठीक है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये एक्चुअल में, ये हमारे पास है क्रोमोसोम। इसमें आपको ये सेंटर का जो रीजन होता है, इसको आप कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। और इस सेंट्रोमेयर की तरफ आपको, सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ
आपको जो क्रोमोसोम का हिस्सा नजर आ रहा होता है, इनको आप कहते हैं क्रोमेटिड्स। दे आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। एक ऊपर क्रोमेटिड है, एक नीचे क्रोमेटिड है। ये है जी एक सिंगल क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में ये होता है जिसका मॉर्फोलॉजी। एक सिंगल क्रोमोसोम में आपको क्या मिलेगा? आपको उसमें मिलेगा सेंटर के अंदर, सेंटर में तो नहीं खैर, बीच में आपको मिलेगा सेंट्रोमेयर। और उस सेंट्रोमेयर से दो क्रोमेटिड्स अटैच हुए होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं जी, एंड विच आर ज्वाइंट टुगेदर एट सेंट्रोमेयर। अब ये जो सेंट्रोमेयर होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। मैं नाम लिख देता हूँ, काइनेटोकोर। बड़ा काम का प्रोटीन है जी। वो कि ऐसी की तैसी कर दी हमने, यहाँ लिख देते हैं काइनेटोकोर। बड़े काम का प्रोटीन है जी। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हमने अगले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ना है। तो सेल डिवीजन के अंदर आप देखेंगे कि स्पाइंडल फाइबर्स आएंगे और वो सेंट्रोमेयर से अटैच होंगे, ऐसे कुछ। ये आपके पास है क्रोमोसोम, स्पाइंडल फाइबर्स आएंगे जी ऐसे, और वो इस सेंट्रोमेयर से अटैच होंगे। तो असल में वो सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं होते। सेंट्रोमेयर के अंदर ऐसे डिस्क शेप का काइनेटोकोर नाम का एक प्रोटीन होता है, ये उससे अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास जो काइनेटोकोर प्रोटीन है जो सेंट्रोमेयर में पाया जाता है, बड़ा काम का प्रोटीन है। इसकी मदद से हमारे पास जो फाइबर्स होंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, वो कंबाइन होंगे इस काइनेटोकोर पर आके। तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया जी, इट इज अ सिंगल क्रोमोसोम। तो भाई फिर ये क्या है? एक्स। एक्स शेप का क्यों है? एक्चुअल में ये एक क्रोमोसोम है और एक उसकी कॉपी हुई हुई है, रेप्लिकेशन हुई हुई है। ठीक है, जरा मैं इस क्रोमोसोम को अच्छे तरीके से बनाऊं तो अजीब सा लग रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है जी, ये एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम है, ये उसका एक सेंट्रोम क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। लेकिन इस क्रोमोसोम की इस वक्त कॉपी हुई हुई है जी। ये ऊपर वाले क्रोमेटिड की कॉपी हुई हुई है, ये एक नीचे वाले क्रोमेटिड की कॉपी हुई है। ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कह सकते हो आप इसको, या डुप्लीकेट क्रोमोसोम कह सकते हो आप इसको। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी एक ऐसा क्रोमोसोम है ये जिसके दोनों क्रोमेटिड्स की कॉपी हुई हुई है। अब ये क्या माजरा है जी, ये आपको हम वैसे डिटेल में हम बात करेंगे इस पर सेल डिवीजन के दौरान। और मैंने आपको रिप्रोडक्शन में भी बताया था। एक्चुअल में देखो, आपके क्रोमोसोम ऐसा होता है, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ ना, आपका एक्चुअल क्रोमोसोम ऐसा है, सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान हर क्रोमेटिड अपनी एक कॉपी बना के अपने साथ अटैच करा हुआ होता है। तो ये ओरिजिनल है और ये उसकी कॉपी आ गई जी, ये इसके ऊपर वाले की कॉपी है, ये नीचे वाले की। सेल डिवीजन के दौरान आपको क्रोमोसोम ऐसा नजर आ रहा होगा, एक्स शेप का, हालांकि वो एक क्रोमोसोम है और एक उसकी कॉपी है। और जब सेल डिवाइड होगा तो ये बीच में से टूट जाएगा, ओरिजिनल जो है वो एक में चला जाएगा, कॉपी जो है वो एक में चला जाएगा। तो यूं हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो आने वाले यानी जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर फिक्स होती है। तो बहरहाल दोनों सूरतों में आप इसको एक ही क्रोमोसोम काउंट करोगे, ये याद रखिएगा। आप इस सूरत में भी, सिंगल क्रोमोसोम की सूरत में भी, यानी कि दो क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमेयर, इस वक्त भी आप कहेंगे कि ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। और इस सूरत में कि उसके पास एक सेंट्रोमेयर है और चार क्रोमेटिड्स है, इस सूरत में भी आप इसको एक ही क्रोमोसोम काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में एक ही क्रोमोसोम है, दूसरी तो उसकी कॉपी हुई है। तो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम थोड़ी है, एक ही क्रोमोसोम है, इसके अंदर जीन्स भी एक जैसे ही है। तो ये एक ही तरह के दो क्रोमोसोम है, एक ओरिजिनल है एक कॉपी है, लिहाजा इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम मानेंगे। वजह क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आपको नॉर्मली तो क्रोमोसोम दिखता ही नहीं है, वो तो क्रोमेटिन फाइबर की सूरत में होता है। यानी उसूलन हम इस शक्ल में तो क्रोमोसोम को देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जब नॉर्मली हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है तो वो ऐसे फाइबर की सूरत में होता है। जब सेल डिवीजन होने लगेगा तब वो क्वाइल करता है, लेकिन सेल डिवीजन में ड्यूरिंग द क्वाइलिंग ही वो रेप्लिकेट कर जाएगा। अब वो क्वाइल कर रहा है, वो अपने आप को क्वाइल कर रहा है जी, ये क्वाइल कर रहा है, ये क्वाइल कर रहा है, हाथ के हाथ वो रेप्लिकेशन भी कर लेगा। तो हमारे पास क्रोमोसोम इस शक्ल का आएगा। हम क्या समझेंगे, क्रोमोसोम एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा ऐसा नहीं है, ये इसने कॉपी की हुई है। तो इसलिए बहरहाल दोनों सूरतों में आप चाहे क्रोमोसोम को ऐसे सिंगल शेप में बनाए, चाहे तो आप इसको एक्स शेप में बनाए, दोनों सूरतों में आप एक क्रोमोसोम ही काउंट कर रहे हो। बस फर्क क्या है, यहाँ हम जो क्रोमोसोम दिखा रहे हैं वो हम कह रहे हैं जी कि ये विदाउट रेप्लिकेशन है, यहाँ इसने अपनी रेप्लिकेशन की हुई है। ठीक है, तो ये सेंट्रोमेयर हो गया, ये ओरिजिनल क्रोमेटिड है दो, और ये उनकी कॉपी है। तो अगर हम इस डायग्राम को वापस कंसल्ट करें तो यहाँ मैंने तीन क्रोमोसोम बनाए हुए हैं।
ये 3 क्रोमोसोम्स माने जाएंगे। दूसरी बात ये हो गई, मॉर्फोलॉजिकली आपके पास क्रोमोसोम दो आपको शक्लों में मिलता है जी, या तो आई की शेप में, या इसको जे कह लो, क्या कहो, या 1 कह लो, या एक्स की शेप में। दोनों सूरतों में आप एक ही क्रोमोसोम मानेंगे। अगर आई की शेप में तो 2 क्रोमेटिड्स 1 सेंट्रोमेयर, और अगर रेप्लिकेटेड फॉर्म में तो 4 क्रोमेटिड्स 1 सेंट्रोमेयर, एक ओरिजिनल और एक कॉपी। दो बातें हो गई जी। फिर तीसरी बात, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के एतबार से, ये जो सेंट्रोमेयर है ना बीच वाला, ये इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन के एतबार से हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं क्रोमोसोम्स की। 4 टाइप्स, डिपेंड करता है कि सेंट्रोमेयर कहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, 4 टाइप्स होती है। पहली टाइप क्या होती है जी, जिसमें हमारे पास सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीच में मौजूद होगा, और जो दोनों क्रोमेटिड्स होंगे वो सेम हाइट के होंगे। ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, दोनों की तकरीबन सेम हाइट है, और सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। पहली टाइप ये होती है। दूसरी टाइप क्या होती है जी, सेंट्रोमेयर बीच में नहीं होता, बल्कि एक थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होगा, जिससे क्या होगा, एक हाथ, एक आर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा और एक आर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये दूसरी टाइप होती है। तीसरी टाइप में सेंट्रोमेयर थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, जिससे एक आर्म, ये सेंट्रोमेयर है, एक आर्म बहुत ही छोटा सा हो जाएगा, जबकि दूसरा आर्म बहुत ही बड़ा होगा। ये तीसरी टाइप होगी। और चौथी टाइप में सेंट्रोमेयर बिल्कुल किनारे पे होगा, और यहाँ आपको एक ही क्रोमेटिड मिलेगा, दूसरा क्रोमेटिड खत्म हो गया। ये 4 टाइप के होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, मैं नाम बताता हूँ इनके। वो क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है, दोनों क्रोमेटिड्स इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक है। वो क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर हो गया, जिसकी वजह से एक आर्म थोड़ा बड़ा है, एक आर्म थोड़ा छोटा है, उसको आप कहते हो सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ये जी सब मेटासेंट्रिक। वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर थोड़ा और ऊपर हो गया, इतना ऊपर कि एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा हो गया और एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक। और आखिरी क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंट्रोमेयर बिल्कुल किनारे पे चला गया है और हमारे पास सिर्फ एक क्रोमेटिड है, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। याद रखिएगा, टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है इंसानों में नहीं होता। इंसानों में आपको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स मिलेंगे ना, 46 है ना इंसानों में, उनमें से कुछ मेटासेंट्रिक होंगे, सब मेटासेंट्रिक होंगे, एक्रो तक होगा, टीलो नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तीसरी बात हो गई क्रोमोसोम के हवाले से। पहली बात क्या, स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद फिक्स होती है। दूसरा, मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम आपको आई और एक्स दो शेप में मिल सकता है, क्या क्या उसके अंदर है वो बता दिया। तीसरा, उसकी 4 टाइप्स, 4 टाइप्स उसकी होती हैं जी, ये भी बता दिया मैंने आपको। उसके बाद अब जरा इसकी एनाटॉमी देखते हैं। अब उसकी जरा एनाटॉमी की, यानी कि ये बना हुआ कैसे है जी, जरा इस पर बात कर लेते हैं एनाटॉमिकली, या फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम कह लेते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम कैसे होती है, क्रोमोसोम बनता कैसे। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस पर बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है वो दो चीजों से बना हुआ होता है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। 60% प्रोटीन होता है इसके अंदर, हिस्टोन नाम का प्रोटीन है जी, 60% प्रोटीन होता है, और तकरीबन 40% जो है वो इसमें डीएनए नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। अब प्रोटीन और डीएनए आप फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, और यहाँ मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। आपने नाम में देखा ना, क्रोमोसोम एंड डीएनए, तो डीएनए हम जरा डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, क्योंकि आगे आएगा तो हम डिटेल में देख लेंगे। तो बहरहाल हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम जो है उसमें दो चीजें, प्रोटीन और डीएनए। डीएनए के बारे में अभी बस आप ये ध्यान में रखिएगा, एक लंबी सी चेन होती है जी, ऐसी डबल हेलिक्स टाइप की, ऐसी, इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स। ऐसी जी चेन होगी, लंबी लंबी सी चेन है, डीएनए कहते हैं इसको आप। अब ये किस तरह बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं आपको, मैंने कहा ना बाद में बताऊंगा।
तो हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम में पहली बात एक डीएनए की चेन होती है। अ सिंगल क्रोमोसोम कंटेन वन डीएनए चेन, कोई अनब्रोकन चेन नहीं होती। ये नहीं है कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो डीएनए की चेन है, तीन है, नहीं, एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए की चेन होगी, वही क्वाइल हुई भी होती है। ठीक है जी, ये बात भी हम यहाँ लिख लेते हैं। सिंगल क्रोमोसोम कंटेन, या यूं कह लें वन क्रोमोसोम कंटेन वन अनब्रोकन डीएनए चेन। ठीक है जी, कोई डीएनए की चेन टूटी भी नहीं है, एक ही चेन है, उसी से आपका क्रोमोसोम बना हुआ है, डीएनए चेन। ठीक है नहीं, तो सपोज करें ये आपके पास बहुत बड़ी डीएनए की चेन है, इसी को जब आप कंडेंस करोगे तो बस यही एक आपका क्रोमोसोम बनेगा। ये कह रहे हैं हम आपसे, तो ये एक बहुत बड़ी डीएनए की चेन है, इसी को जब आप वो कंडेंस करेंगे ना, ये वाला कंडेंसेशन, तो आपका एक क्रोमोसोम बनेगा। अब ये कैसे होता है, ये कैसे होता है जी, लेट मी गिव यू एग्जांपल। उसके लिए मैं ये डीएनए की चेन हटा देता हूँ। अब मैं डीएनए की चेन को एक सिंगल लाइन से शो करूंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डबल हेलिक्स है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये एक डीएनए की चेन बहुत बड़ी है, मैंने यहाँ से उससे शॉर्ट सी दिखाई है। सबसे पहले ये जो डीएनए की चेन है ये क्या है, दिस इज अ डीएनए अनब्रोकन सिंगल चेन। एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, ये है जी हिस्टोन नाम का प्रोटीन। ठीक है जी, ऐसे राउंड सा दिखता है आपको, गोल सा दिखता है जी। इस हिस्टोन नाम के प्रोटीन के ऊपर ये रैप करेगा, लिपटेगा। क्या करेगा, लिपटेगा, जिसको आप क्वाइलिंग कह लो। और ये हिस्टोन प्रोटीन है, जैसे कि ये एक हिस्टोन, अबे भाई, हाँ, ये एक ऐसा गोल सा हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये जो डीएनए की चेन है, ये जो डीएनए की चेन है, ये इस पे अब ऐसे दो दफा क्वाइल होती है, एक और ये दो ऐसे क्वाइल होगी, और फिर ये निकल गई। ठीक, फिर आगे एक और हिस्टोन का प्रोटीन आएगा, ये आया जी एक और हिस्टोन का प्रोटीन, एक और है जी ये रहा हिस्टोन का प्रोटीन। ये स्टोन प्रोटीन्स हैं, और इन पर डबल क्वाइलिंग हो जाती है जी। आपके पास ये डीएनए की चेन है, फिर जैसे ये हिस्टोन के पास आया, ये ऐसे दो दफा क्वाइल कर गया, फिर ये आगे बढ़ गया, ऐसे ये जो है ना आपके हिस्टोन पर क्वाइलिंग होना शुरू हो गई है। ये होती है क्वाइलिंग। क्यों हो रही है, क्यों चुपका है, क्योंकि ये जो डीएनए का आपका ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये है हिस्टोन प्रोटीन, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा इजीली बॉन्ड हो जाएगा, चिपक जाएंगे ना, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो डीएनए जा रहा था, पॉजिटिव हिस्टोन ने उसका ट्रैक किया, और वो कॉइल करके फिर दोबारा आगे बढ़ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ये क्वाइलिंग पॉसिबल हो जाती है। अब ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है जिसपे क्वाइल हुआ है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। क्या नाम देते हैं इसको हम, न्यूक्लियोसोम। ये तीन न्यूक्लियोसोम मैंने आपके सामने डायग्राम में बनाए हुए हैं। उसके अलावा ये जो डीएनए का ये वाला पार्ट है जो कि न्यूक्लियोसोम से अलग है, यानी दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए पार्ट है, इसको आप कहते हैं स्पेसर डीएनए। स्पेसर डीएनए याद रखिएगा, स्पेसर डीएनए में तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या है ये मैं आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में बताऊंगा। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बाद में देखेंगे, बस ये ध्यान में रखिएगा, स्पेसर डीएनए कंटेन्स 200 न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये न्यूक्लियोसोम्स बन गए जी, एक दो तीन न्यूक्लियोसोम बन गए। ये पहला काम होगा क्रोमोसोम की क्वाइलिंग के अंदर, दैट इज द फर्स्ट टास्क। अब क्या होता है जी, जब ये वाला काम हो जाएगा तो अब आपके पास ये जो डीएनए था ये तो ऐसा था ना, अब ये ऐसा नहीं रहा, अब ये कुछ ऐसा हो गया जी। ये एक आपको ये कोई न्यूक्लियोसोम है, फिर ये एक न्यूक्लियोसोम है, फिर ये एक न्यूक्लियोसोम है, फिर ये एक न्यूक्लियोसोम है, ऐसी एक चेन बन गई आपकी। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, बीट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये इस तरह की एक चेन बन जाती है। ठीक है, तो पहले आपके पास डीएनए देखने कैसा था, और अब कैसा हो गया न्यूक्लियोसोम बनने के बाद। अब क्या होता है जी, अब इसकी भी फिर क्वाइलिंग होती है, अब इसकी भी क्वाइलिंग होगी। और अब ये कैसे क्वाइल करेगा जी, ये ऐसे, अब मैं वो न्यूक्लियोसोम तो नहीं बनाऊंगा, डायग्राम बड़ी अजीब हो जाएगी, बस वो अब ये ऐसे क्वाइल करना शुरू कर देगा, जैसे सोलिनॉइड की क्वाइलिंग होती है ना, अब ये ऐसे क्वाइल करते हैं जी। इसको हम नाम देते हैं सुपर क्वाइलिंग का। तो अब ये होती है सुपर क्वाइलिंग, ये जी सुपर क्वाइलिंग होती है।
अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको आप कहते हो क्रोमेटिन फाइबर। ये वही है जो आपको न्यूक्लियस में आम हालत के अंदर बगैर डिवीजन वाले सेल के अंदर मिलता है, इसको आप कहते हो क्रोमेटिन फाइबर। तो ये जो बीड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स बने, ये न्यूक्लियोसोम्स की जो चेन है, अब ये क्वाइल होती है और ये बनता है क्रोमेटिन फाइबर। अब इस क्रोमेटिन फाइबर की हालत में ये आपके सेल के अंदर पड़ा होगा, और जब सेल डिवीजन होने लगेगी तो ये क्रोमेटिन फाइबर फिर फर्दर कंडेंस होगा। ये क्रोमेटिन फाइबर फिर फर्दर कंडेंस होगा। अब आप क्रोमेटिन फाइबर है, अब आप इसको ये क्रोमेटिन फाइबर को एक लाइन बना लें, तो ये क्रोमेटिन फाइबर की कंडेंसेशन है, फिर ये ऐसे कंडेंस होगा, ये ऐसे रैंडम कंडेंस होगा जी, और फिर ये क्रोमोसोम बन जाएगा, ये एक आम बन जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी और ये दूसरा आम बन जाएगा, फिर ये रेप्लिकेटेड है तो यहाँ पर भी बनना शुरू हो जाएगा ऐसे। और ये देखें जी, ये एक फर्दर क्वाइलिंग की मैंने, तीसरी क्वाइलिंग, और ये अब आप देखें एक्स शेप आ गई है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर, ये वाली जो क्वाइलिंग होती है ये होती है सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान। तो इस तरह आपका ये क्रोमोसोम फॉर्म होता है जी। इट इज फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन। कौन सा है, मैंने कहा ना 60% प्रोटीन, तो प्रोटीन है हिस्टोन, 40% डीएनए जिसकी चेन है। तो सबसे पहले डीएनए की चेन हिस्टोन पर क्वाइल करता है, जिससे बनता है न्यूक्लियोसोम। फिर ये जो न्यूक्लियोसोम की चेन होती है ये क्वाइल होती है, कंडेंस होती है, बनता है क्रोमेटिन फाइबर। इस हालत में क्रोमोसोम आपका क्रोमेटिन फाइबर की सूरत में न्यूक्लियस में मौजूद है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये फर्दर कंडेंस होता है, और फिर वो आपका एक्स शेप का क्रोमोसोम आता है। देखा अब यहाँ पे एक्स शेप बन गया ना, इसको अगर आप आउटलाइन देके इसका शेप दें तो ये अब आपका वही एक्स शेप का क्रोमोसोम बन गया। और आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी, वही एक सिंगल चेन, लेकिन कितनी बड़ी डीएनए की चेन जो है वो खाली एक इतने से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में समा गई। काफी एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डीएनए की चेनें मौजूद होती हैं। ठीक है जी, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। अब व्हाट इज द फंक्शन नाउ, अब इस क्रोमोसोम का फंक्शन देखते हैं जी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम? फंक्शन क्या है जी क्रोमोसोम का? फंक्शन, लेकिन फंक्शन से भी पहले चले फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे होमोलोगस ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स की। अच्छा, ये क्रोमोसोम की डिस्कवरी बाद में, पहले मेंडल्स के लॉ डिस्कवर हुए थे। मेंडल ने अपना वर्क किया था, आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है जेनेटिक्स। आपने पढ़ा है जी कि मेंडल ने काफी जेनेटिक्स पर रिसर्च की थी, और जेनेटिक्स की रिसर्च के दौरान ग्रिगोर मेंडल ने हमें ये बातें बताई थी जी, जेनेटिक्स किस तरह होती है, करेक्टर्स माँ बाप से औलादों में कैसे मुंतकिल होते हैं। तो उसने बताया था जी कि आपके पास जैसे कि कोई भी पेरेंट्स होते हैं, फादर हैं, मदर हैं, उनके जो उनके करेक्टर्स होते हैं, उन करेक्टर्स से रिलेटेड एक एक जीन होता है उनके अंदर। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेरेंट है जी, टॉल है, ठीक है जी, उसके इस टॉलनेस का ये जो खूबी है, ये जो टॉलनेस है, इसको हम बायोलॉजी में कहते हैं ट्रेट, इसका एक पेयर ऑफ जीन होगा उसके पास ऐसे। इसी तरह इसकी शादी एक बोनी औरत से हुई है, एक छोटे कद वाली औरत से हुई है, स्मॉल है, तो अब उसका करेक्टर क्या है जी, उसका स्मॉल कद है, और उसके पास इसका एक करेक्टर का जीन पेयर होगा। ये जीन पेयर्स कहलाते हैं। हर करेक्टर के एक पेयर आपके जीन्स के अंदर, आपके सेल्स के अंदर स्टोर है। कहाँ है, कैसे है, ये क्रोमोसोम से पता चलेगा हमें। तो मेंडल ने काफी वर्क किया था, और ये वर्क हमने एक चैप्टर बाद पढ़ना भी है, इनहेरिटेंस और जीन्स, इनहेरिटेंस एंड जीन्स एंड इनहेरिटेंस के नाम से एक चैप्टर है, उसमें भी सारा वर्क उसका पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। मेंडल ने आपको बताया था कि कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होते हैं, उनको आप कहते हो हेरिडिटी करेक्टर्स। और ये हेरिडिटी करेक्टर्स हमारे सेल्स के अंदर जीन पेयर्स की सूरत में स्टोर होते हैं। इस पेयर की सूरत में जीन पेयर, मिसाल के तौर पे एक हेरिडिटी करेक्टर है जी हाइट, तो वो हाइट का जो है एक जीन पेयर आपके सेल के अंदर मौजूद होगा, ये एक जीन पेयर आपके सेल में मौजूद है। इसी तरह एक औरत है, उसकी उसकी हाइट क्या स्मॉल है, तो उससे रिलेटेड एक जीन पेयर जो है उसके सेल में मौजूद होगा। तो जब गैमेट्स बनते हैं ये जीन पेयर टूट जाता है, और एक गैमेट में एक जीन जाएगा बस, ये जीन टूट गया और एक गैमेट में एक जीन गया। इसी तरह जब गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, तो ये जीन पेयर टूट जाएगा और एक गैमेट जो है वो इसके, एक जीन जो है एक गैमेट में जाएगा। अब जब ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, तो अब जाइगोट में देखिए दोबारा पेयर हो गया, लेकिन इस बार पेयर हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो जीन पेयर बन तो गया, अब कौन सा फिनोटाइप होगा, वो डोमिनेंट और रेसेसिव होता है। तो ये बच्चा जो होगा इसका टॉल कलर हो, टॉल होगा जी। अब ये किस बेस पे बोला है ये मैं आपको बाद में जेनेटिक्स के चैप्टर में बताऊंगा। तो मेंडल ने हमें ये बताया था कि जो हमारे करेक्टर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हेरिडिटी करेक्टर्स, दे आर स्टोर्ड इन जीन्स, दे आर इन जीन्स।
हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारी आंखों का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारे ब्लड ग्रुप, हमारा हाइट, ये हमारे कुछ हैं जी जेनेटिक कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ये हमारे अंदर जीन्स की सूरत में स्टोर है, और जीन जो है वो पेयर की सूरत में। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये वो जगह है जहाँ पे जीन मौजूद है, कहीं ना कहीं तो होंगे ना। मेंडल ने आपको ये बताया था कि सेल के अंदर है, लेकिन कहाँ थे ये नहीं पता था। फिर जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी तो पता चला कि ये जो जीन्स होते हैं, करेक्टर्स के जो जीन्स हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद है। दे लाई इन क्रोमोसोम, जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। नई बात। तो मेंडल ने हमें बताया था कि हमारे अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो हमारी औलादों में मुंतकिल होते हैं, दे आर कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टर्स। और हर हेरिडिटी करेक्टर्स के लिए आपके पास आपके सेल में एक जीन पेयर मौजूद होता है, बट कहाँ होता है ये नहीं बता पाया था। उसका ट्रांसफर मैकेनिज्म भी बताया था उसने कि जी वो जीन पेयर है, जब गैमेट्स बनेंगे तो वो जीन पेयर टूट जाएगा, और फिर जब वो गैमेट जो है वो उससे जाइगोट बनेगा तो औलादों में वो जीन पेयर मुकम्मल हो गया। लेकिन कहाँ है वो जीन पेयर? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में तो कहाँ पर? क्रोमोसोम्स में है वो जीन। कैसे पता चला ये मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट है कुछ। तो क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स, दैट इज द फंक्शन। क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स। ये जो जीन पेयर है ये क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। जितने भी आपके, अगर आपके आपके जिस्म में, आपके अंदर जो है सपोज करें 30,000 करेक्टर्स हैं, जेनेटिक करेक्टर्स, बालों का कलर, आंखों का कलर, खाल खून, इसके 30,000 करेक्टर्स अगर आपके पास हैं, तो इन 30,000 करेक्टर्स के 30,000 जीन पेयर्स होंगे। लेकिन सारे के सारे का है आपके 46 क्रोमोसोम्स के अंदर। ऑल द जीन पेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर लाई इन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। अब ये बात पता कैसे चली, आइडिया तो लगाए कैसे पता चली ये बात? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो बहरहाल ये बात ध्यान में रख लेगा, क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स, वही जीन्स जो मेंडल्स के करेक्टर्स रखती है। अब ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात पता चली जी हमें क्रोमोसोमल थ्योरी थी उससे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, ये क्रोमोसोम जब डिस्कवर हो गया था, मेंडल का वर्क तो मैंने आपको बताया ना, मेंडल का वर्क तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी से भी पहले का है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम डिस्कवर हुए, फिर कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फाइंड आउट किया, मैं यहाँ लिखता हूँ, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ड्यूरिंग मायोसिस, ड्यूरिंग मायोसिस, मायोसिस के दौरान, और मायोसिस याद होगा जिसमें गैमेट्स बनते हैं, मायोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स का पेयर टूट जाता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बल्कि पहले तो मैं आपको पेयर की बात बताऊं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसकी बात बताऊं। अच्छा, अब कुछ फाइंडिंग्स की थी कुछ साइंटिस्ट थे, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये कुछ फाइंडिंग्स की बेस पर बनाई गई थी। कुछ साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने कहा जी कि एक इंसान में जितने भी, एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं। यानी उनकी हाइट, उनके अंदर जो है उनकी हाइट, लेंथ, बिल्कुल चौड़ाई, शेप बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उन सिमिलर क्रोमोसोम्स को हम कह रहे होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और वो पेयर्स की सूरत में रह रहे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं एक अपने लिए आसानी के लिए एक ऐसा न्यूक्लियस, एक ऐसा सेल एक न्यूक्लियस ले लेता हूँ, जिसमें सपोज करें जी एक हमारे पास है ऐसा आड़ा सा क्रोमोसोम, एक है जी, एक समझ लें जी एक्रोसेंट्रिक वाला क्रोमोसोम है। तो बिल्कुल इसी जैसे एक एक और क्रोमोसोम्स होंगे, बिल्कुल एक आड़ा क्रोमोसोम होगा ऐसा, सेम हाइट सेम शेप, बिल्कुल एक ही एक्रोसेंट्रिक जैसा बिल्कुल एक और होगा, सेम हाइट सेम शेप। यानी कि आपके पास क्रोमोसोम्स की हाइट, शेप, साइज, इसके एतबार से क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और फिर ये आपस में जुड़े हुए भी हो जाते हैं। ये जुड़ जाते हैं जी आपस में, ये आपस में जुड़े हुए होंगे, ये और ये आपस में जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये डुप्लीकेटेड नहीं है, ये होमोलोगस है। ये वाला और ये वाला आपस में एक साथ रह रहे होते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। बाद में जाके आपको पता चला कि एक जो होता है वो फादर से आ रहा होता है, एक जो है वो मदर से आ रहा होता है। सिमिलरली ये वाला फादर से आया हुआ है, ये वाला मदर से आया हुआ है। कैसे आते हैं? गैमेट्स के जरिए। ये बात की डिस्कवरी थी, उस वक्त तो ये नहीं पता था।
तो उस वक्त उन्होंने क्या देखा जी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, आधे क्रोमोसोम्स यानी सारे के सारे क्रोमोसोम्स की एक एक एग्जैक्ट और भी एक जैसा और क्रोमोसोम मौजूद होता है। यानी हर क्रोमोसोम जैसा एक और क्रोमोसोम मौजूद होता है जिसकी हाइट, चौड़ाई, साइज, शेप सब कुछ एक जैसा होता है। तो ऐसे पेयर क्रोमोसोम्स को आप कहते हो होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है जी। इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बाद हमने ये कहा कि जी क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर। क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर की शक्ल में होते हैं। यानी कि अगर एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो अब इस 46 में से 23 क्रोमोसोम्स एक जैसे होंगे, पेयर्स की सूरत में रह रहे होंगे। तो कितने पेयर बन जाएंगे? 23 पेयर्स बन जाएंगे। हर पेयर के अंदर दो एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे, यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे आपस में। तो ये पेयर वाली बात जरा ध्यान में रखिएगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी की डेवलपमेंट कैसे होती है जी? उन्होंने जो है सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स वाला मामला फाइंड आउट किया कि आपके सेल्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से पेयरिंग हुई भी होती है। यानी कुछ क्रोमोसोम जो है, यानी सारे क्रोमोसोम्स की एक एग्जैक्ट कॉपी भी हुई भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे होते हैं साइज, शेप और साइज, शेप वगैरह के एतबार से। उनको आप कहते हो होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करते होते हैं। फिर उसके बाद फर्दर फाइंड आउट क्या किया इन लोगों ने, वो ये कि ड्यूरिंग मायोसिस के दौरान ये होमोलोगस पेयर टूट जाता है। ड्यूरिंग मायोसिस ये जो होमोलोगस पेयर है, HC मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ब्रेक हो जाएंगे और जो गैमेट्स बनेंगे हर गैमेट में एक जाएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये मैं 2 क्रोमोसोम वाला सेल ले लेता हूँ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक न्यूक्लियस है। अब जब मायोसिस होगा, 2 सेल इससे सपोज कर ले बना लेते हैं, वैसे तो 4 बनते हैं लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ 2 बना रहा हूँ। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है ये ब्रेक हो जाएगा, एक एक गैमेट में जाएगा, एक एक गैमेट में जाएगा, पेयर क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये तीसरी बड़ी बात फाइंड आउट करी। तो ये 3 बातें फाइंड आउट की इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के अंदर। पहली बात क्या कि जी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट होते हैं, ड्यूरिंग मायोसिस दिस पेयर्स ब्रेक। अब ये बात कुछ हद तक मेंडल्स के वर्क से मिल रही है। मेंडल भी यही कहता है जीन्स पेयर की सूरत में एग्जिस्ट होते हैं, कैपिटल टी, ये वाली बात। क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, मेंडल कहता था जीन पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। मायोसिस के दौरान क्रोमोसोम ब्रेक हो रहे हैं, तो ये भी यही कहता था जी गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जीन्स पेयर ब्रेक हो जाता है। फिर मायोसिस के दौरान एक गैमेट को एक क्रोमोसोम मिलता है, तो ये मेंडल भी यही कहता था कि हर गैमेट को एक क्रोमोसोम मिलेगा, एक ये क्रोमोसोम, एक ये गैमेट। तो यहाँ पर ये मेंडल का वर्क क्रोमोसोम से मिलता हुआ नजर आया। मेंडल का वर्क यानी कि जीन्स और क्रोमोसोम में कुछ सिमिलैरिटीज है। तो यूं कहा गया कि यार ये जो क्रोमोसोम है यही असल में हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, दे आर द हेरिडिटी मटेरियल्स। ये तय हुआ जी, इसको आप कहते हो क्रोमोसोमल थ्योरी, दे आर दी हेरिडिटी मटेरियल्स। ये बात तय हो गई जी। ठीक है जी। किस तरह ये थ्योरी बनी ये मैंने आपको बता दिया। बाद में जाके पता चला कि जी असल में ये जो क्रोमोसोम्स है इन्हीं के अंदर तो जीन्स है। ये जो जीन्स है मेंडल्स वाले, ये कहाँ है? जो क्रोमोसोम्स के अंदर ही है, तभी तो ये इतनी सिमिलैरिटी आ रही है। तो ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब हम इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी के जी हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स है इनका जीन से कुछ डायरेक्ट ताल्लुक है, ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी फिर इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए सपोर्ट किया गया। उन एक्सपेरिमेंट्स पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे डीएनए के बारे में और यही देखेंगे ये जीन्स वगैरह है कि हमारे डीएनए से इनका क्या ताल्लुक है। जी इंशाल्लाह अगले क्लास का हमारा टॉपिक होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।